नमस्कार। आज हम भारत में न्यायपालिका की भूमिका का मूल्यांकन की चर्चा करेंगे। न्यायपालिका की भूमिका किस प्रकार रही है? न्यायपालिका के कार्यों और भूमिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है नागरिक अधिकारों की रक्षा करने एवं कानूनों की व्याख्या में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन न्यायिक तंत्र द्वारा प्रशासन में नियंत्रण इत्यादि की अनेक सीमाएं हैं। जैसे न्यायालय स्वयं पहल नहीं कर सकता, अपितु पीड़ित पक्ष को न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करनी पड़ती है। नंबर 2, न्यायिक नियंत्रण का लाभ घटना हो जाने के पश्चात मिलता है, अर्थात न्यायिक नियंत्रण की प्रक्रिया पोस्टमार्टम की भांति है, न कि रोगों से बचाने के लिए लगने वाले टीकों की भांति। नंबर 3, न्यायिक प्रक्रिया को समय साध्य या श्रम साध्य माना जाता है। यह अत्यंत दुरूह, महंगी, लंबी व अभाव होती है। फलतः आम व्यक्ति बहुत कम और कठिनाई से लाभान्वित हो पाता है। नंबर 4, कतिपय प्रकरण चूँकि न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र से बाहर के होते हैं अथवा न्यायिक नियंत्रण नहीं हो पाता है। उपयुक्त सीमाओं ने न्यायपालिका की भूमिका को कम कर दिया था, लेकिन 1990 के दशक से न्यायपालिका की भूमिका अधिक प्रभावी बनी है। न्यायपालिका के क्षेत्र में अनेक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक परिवर्तन हुए हैं। न्यायपालिका द्वारा न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को व्यवहार में अपनाया जा रहा है। न्यायपालिका ने विगत वर्षों में अपने समक्ष उपस्थित किए गए वादों में पाया कि अधिकांश प्रकरण कार्यपालिका या प्रशासन तंत्र की निष्क्रियता या अकर्मण्यता के कारण उपस्थित हो रहे हैं। न्यायपालिका ने ऐसे मामलों में कार्यपालिका और प्रशासन तंत्र को अपने दायित्वों के प्रति सजग करते हुए आदेश पारित करना प्रारंभ कर दिया। न्यायपालिका की इसी भूमिका को न्यायिक सक्रियता का नाम दिया गया है। न्यायिक सक्रियता के लिए मुख्य रूप से निम्न कारण उत्तरदायी रहे हैं। कार्यपालिका की निष्क्रियता। नंबर 1, कार्यपालिका की निष्क्रियता। कार्यपालिका सरकार को अंग जो कानूनों को क्रियान्वित करता है। कार्यपालिका ही कानूनों का पालन कराती है और जनहित के त्वरित व सही कार्य सुशासन का आधार प्रदान बनाती है। लेकिन वर्तमान में परिस्थितियाँ बताती हैं प्रशासन के हर क्षेत्र में सरकार अपने कर्तव्य निभाने में और स्वयं कानून का पालन करने एवं कराने में पूर्णतः सफल नहीं हो रही है। इस स्थिति का परिणाम यह हुआ है कि नागरिक उन कार्यों को कराने के लिए न्यायालय की शरण ले रहे हैं जिन्हें यदि नौकरशाही स्वतः ही कानून और नियमों के अनुरूप पूरा कर देती है तो उन्हें न्यायालय में नहीं जाना पड़ता। प्रशासनिक निष्क्रियता की स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि कभी कभी समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों पर ही न्यायपालिका को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सक्रिय होना पड़ता है। आज स्थिति यह बनती जा रही है कि बिना न्यायपालिका के दखल के प्रशासन कोई कार्य करता ही नहीं। इस प्रकार कार्यपालिका की बढ़ती निष्क्रियता के कारण जनहित याचिकाओं में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायपालिका अधिक सक्रिय हुई है। नंबर 2, स्थायी लोक अदालतों का गठन। न्यायालयों में मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए विगत कुछ वर्षों में लोक अदालतों का प्रचलन बढ़ा है। लोक अदालतों के माध्यम से मामलों का त्वरित निस्तारण भी होने लगा है। लोक अदालतें प्राचीन काल पंचायत न्याय व्यवस्था के समान होती हैं, जिसमें आपसी समझौतों पारस्परिक राजीनामा से मामलों का निस्तारण किया जाता है। लोक अदालतों को कानूनी स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में स्थान दिया गया है। लोक अदालतों की प्रभावशीलता में वृद्धि के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन 2002 में किया गया तथा स्थायी लोक अदालत के संबंध में प्रावधान किए गए। स्थायी लोक अदालत पूर्व की लोक अदालतों से भिन्न प्रकार प्रकृति की हैं। इसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि कर जन उपयोगी सेवाओं जैसे डाक, विद्युत, यातायात, बीमा आदि को भी इसके कार्य क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील भी की जा सकती है। स्थायी लोक अदालत में न्यायिक प्रक्रिया को ही नहीं अपनाया गया, अपितु नैसर्गिक न्याय के आधार पर न्याय, साम्य व सद्विवेक को न्याय का आधार बनाया गया। राजस्थान राज्य भारतीय संघ का ऐसा प्रथम राज्य है जिसने स्थायी लोक अदालतों की स्थापना सर्वप्रथम की है। राज्य के 32 जिला केंद्रों व 181 तालुका स्तरों पर इस प्रकार की लोक अदालतों की स्थापना की गई। सन 2002 में स्थापित इन स्थायी लोक अदालतों ने एक बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया है एवं संपूर्ण भारत में ऐसे मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। अतः स्थायी लोक अदालत व्यवस्था ने भी न्यायिक सक्रियता को गति प्रदान की है। नंबर 3, विधिक सेवा प्राधिकरण की व्यवस्था। संविधान में अनुच्छेद 39(1) के अनुपालन सभी व्यक्तियों को न्याय उपलब्ध कराने की दृष्टि से एवं न्यायिक सुधार के लिए विभिन्न विधिक सेवा प्राधिकरणों की राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर पर गठन किया गया है। इन प्राधिकरणों का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत किया जाता है। इन प्राधिकरणों का मुख्य उद्देश्य विधिक सेवाएं सुलभ कराने हेतु नीतियों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। न्यायिक कार्यों के शीघ्र निस्तारण करने हेतु लोक अदालतों या बातचीत व समझौतों के माध्यम
को अपनाने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करना भी इन प्राधिकरणों का दायित्व है। इसके साथ साथ नागरिकों को विधिक ज्ञान देने के लिए विधिक साक्षरता शिविर और प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करने का दायित्व भी इन्हीं प्राधिकरणों का है। इस प्रकार इन प्राधिकरणों की भूमिका ने नागरिकों में जागरूकता उत्पन्न करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके परिणामस्वरूप न्यायिक सक्रियता बढ़ी है, क्योंकि अब नागरिक विधिक प्रावधानों से परिचित होने के साथ साथ सरलता से न्यायालय के दरवाजे तक पहुंचने लगे हैं। नंबर 4, न्यायिक अधिकारियों को वेतन वृद्धि। न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए आवश्यक माना गया है कि उन्हें पर्याप्त वेतन और सुविधाएं प्रदान की जाएं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत में सर्वप्रथम 54वें संविधान संशोधन द्वारा न्यायाधीशों को आकर्षक और पर्याप्त वेतन देने की व्यवस्था की गई थी। उसके पश्चात केंद्र सरकार द्वारा न्यायाधीशों के वेतन और सुविधाओं में वृद्धि के लिए आवश्यक सुझाव देने के लिए एक आयोग सीटी आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने सुझाव दिया कि न्यायिक अधिकारियों को वर्तमान दिया जा रहा वेतन पर्याप्त नहीं है, उसमें वृद्धि की जानी चाहिए तथा मजिस्ट्रेटों को आवश्यक सुविधाएं जैसे वाहन सुविधा, दूरभाष सुविधा, विद्युत और पानी के व्यय का भुगतान आदि भी किया जाना चाहिए। विभिन्न राज्य सरकारों सीटी आयोग की सिफारिशों के अनुरूप इनके वेतन में वृद्धि कर दी है। राजस्थान में जुलाई 2003 में न्यायाधीशों के वेतन 3 गुना वृद्धि की गई है, लेकिन सीटी आयोग द्वारा सुझाई इस सुविधाएँ प्रदान नहीं की गई हैं। नंबर 4, द्रुतगामी पथ न्यायालय की व्यवस्था। भारत में विभिन्न न्यायालयों में ऐसे आपराधिक मामले विचाराधीन हैं जिसमें संबंधित आरोपी व्यक्ति न्यायिक निर्णय के बिना कारागार में है। न्यायिक प्रक्रिया लंबी होने के कारण उन्हें लंबे समय तक कारागार में रहना पड़ता है। यदि ऐसे व्यक्ति को न्यायिक निर्णय द्वारा निर्दोष घोषित किया जाता है तो संबंधित पक्ष को कारागृह में रहने की अवधि के लिए हर्जाना सरकार द्वारा दिया जाता है, जो कि अनावश्यक प्रशासनिक व्यय माना जाता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश जारी किया, प्रत्येक राज्य जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय में इस तरह की व्यवस्था करें कि ऐसे मामलों का निस्तारण अतिशीघ्र हो। इस व्यवस्था को वही द्रुतगामी पथ न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट का नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा जारी आदेशों की पालना को अनिवार्य बनाया गया है। न्यायिक प्रक्रियाओं में लंबे विलम्ब होने का प्रमुख कारण यह माना जाता है कि साक्षी या गवाह समय पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होते। इस बाधा को दूर करने के लिए ये व्यवस्था की गई कि इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अंतर्गत साक्ष्य को न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक जिला स्तर पर उप अधीक्षक पुलिस स्तर के अधिकारी को उत्तरदायी बनाया गया है। इसके साथ साथ न्यायाधीशों के लिए भी ये निर्धारित कर दिया है कि प्रतिमा कम से कम ऐसे 30 मामलों का निस्तारण करेंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका कार्यों को देखते हुए आवश्यक समझा जाता है कि उसे व्यवस्थापक तथा कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रखने की व्यवस्था की जाए। डॉक्टर गवर्नर ने इस संबंध में लिखा है, यदि न्यायाधीशों में प्रतिभा, सत्यता और निर्णय देने की स्वतंत्रता न हो तो न्यायपालिका का वो सारा ढांचा खोखला प्रतीत होगा और उन लक्ष्यों की सिद्धि नहीं होगी जिनके लिए उसका निर्माण किया गया है। यह माना जाता है यदि न्यायपालिका स्वतंत्र हो तो न्यायाधीश निडर होकर अपना कार्य कर सकेंगे। न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने वाली कुछ व्यवस्थाएं इस प्रकार है। न्यायाधीशों की निष्पक्ष नियुक्ति। न्यायाधीशों का अनेक देशों में जनता द्वारा विधानमंडल द्वारा चुनाव होता है और अन्य कुछ देशों में उनकी नियुक्ति कार्यपालिका के प्रधान द्वारा की जाती है। भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में न्यायाधीश राज्य के मुखिया के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, परंतु उन अपनी नियुक्ति के पश्चात वे स्वतंत्र होते हैं। इस पद्धति की आलोचना यह कहकर की जाती है कि व्यवहार में ये नियुक्तियाँ राष्ट्राध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री न्याय मंत्री की सिफारिश पर की जाती हैं और इन सिफारिशों में ऐसे नाम प्राय आ जाते हैं जिनका उनके दल की तरफ झुकाव हो। लोस्की ने इस संबंध में सुझाया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्राध्यक्ष को उस समय कार्य न्यायाधीशों की सिफारिश कोई प्रमुख आधार बनाना चाहिए। लोस्की का सुझाव आज भी प्रासंगिक और प्रचारणीय है। उसने पदासीन मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश को भावी न्यायाधीश नियुक्त करते समय प्राथमिकता देकर नियुक्ति प्रक्रिया में निष्पक्षता को अपनाया जा सके। नौकरी की सुरक्षा। न्यायाधीशों एक बार नियुक्त कर दिए जाने के पश्चात उन्हें नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। कार्यपालिका द्वारा उन्हें प्रताड़ित किए जाने के अवसरों को समाप्त किए जाने की आवश्यकता भी है। भारत में किसी भी न्यायाधीश को उनकी नियुक्ति के पश्चात महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाए जाने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान उन्हें नौकरी की पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। लंबी अवधि। निष्पक्ष न्याय के हित में आजकल संसार के अधिकांश देशों में न्यायाधीशों को 65 या 70 वर्ष की आयु पर्यंत कार्य करते रहने की देने की परंपरा बन गई है, किंतु इसका अभिप्राय यह है कदापि नहीं, कदाचार न्यायाधीश भी लंबी अवधि तक तत्पर बने रहें। नंबर 4, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। मॉन्टेस्क्यू के समय से ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए उसकी कार्यपालिका से नियंत्रण मुक्ति हेतु बदल दिया जाता रहा है। न्यायपालिका यदि कार्यपालिका से प्रभावित होने लगे
तो यह सामंजस्य को न्याय नहीं दे सकती। भारत में उच्चतम न्यायालय देश की अधीनस्थ न्यायपालिका को नियंत्रित करता है, न कि कार्यपालिका को। इसलिए भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया है। उच्च न्यायालय एवं उच्च योग्यताएं एवं पर्याप्त वेतन। न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए यह भी आवश्यक है न्यायाधीश अत्यंत योग्य हों, उन्हें पर्याप्त वेतन मिले। लॉर्ड ब्रायस ने कहा है, न्यायाधीश की पवित्रता और योग्यता, ईमानदारी और स्वतंत्रता उसके पद की संभावित उन्नति, उसके आकर्षकों पर निर्भर करती है। अपर्याप्त वेतन पाने वाले न्यायाधीश निस्संदेह अनुचित प्रभावों से आकर्षित होंगे। अतः न्यायाधीश को काफ़ी अच्छा वेतन मिलना चाहिए। भारत में 54वें संविधान संशोधन एवं न्याय वेतन आयोग सेठी आयोग के सुझावों को स्वीकार करके न्यायाधीशों को वेतन को आकर्षक पर्याप्त वेतन देने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात वकालत प्रबंधन। निवृत्त न्यायाधीशों को सामान्य न्याय के हित में वकालत करने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 220 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के पश्चात उस अदालत में वकालत करने की आज्ञा नहीं है जिसमें वो पहले न्यायाधीश रह चुका है। समीक्षा। इस प्रकार न्यायपालिका देश के प्रशासनिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। देश के प्रशासन तंत्र के किसी भी स्तर पर नागरिकों के लिए यदि कोई प्रशासकीय अत्याचारी निर्णय लिया जाता है तो ऐसे निर्णय को कोई भी नागरिक सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर उसे शून्य घोषित करने की प्रार्थना कर सकता है। न्यायपालिका से अपेक्षा की जाती है कि ऐसे किसी भी प्रशासकीय अत्याचार को रोकने के लिए वो सक्रिय भूमिका निभाए। भारत की न्यायपालिका इस अपेक्षा पर क्या खरी उतरती है। विगत कुछ वर्षों से निस्संदेह भारत की न्यायपालिका अधिक सक्रिय हुई है। न्यायिक प्रक्रिया की कमी को दूर करने के लिए न्यायिक प्रशासन में व्यापक सुधार किए गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन सुधार के लिए सार्थक प्रयास की आवश्यकता है, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निष्पक्षता एवं जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के मजिस्ट्रेटों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना आदि। यदि इन क्षेत्रों में सुधार किया जाता है तो निश्चित रूप से न्यायपालिका सरकार के संगठन में महत्वपूर्ण स्थान अर्जित करने में सफल होगी। धन्यवाद।